सो है एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। बहुत दिनों के बाद आप लोगों को लग रहा होगा कि सर ने बीच में क्लास लिया कि नहीं लिया। तो कल हम लोग का क्लास नहीं हो पाया था, लेकिन आज वापस जुड़े हैं एडजेक्टिव को फिनिश करने के लिए। आज के जितने भी रूल्स होंगे वो सब आपके लिए बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड हैं, सो बी केयरफुल। इसके जो एमसीक्यूज हैं वो वापस कल इसी समय मैं शेड्यूल करूंगा और आप लोग उसके जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं सॉल्व करना। मैं कोशिश कर रहा हूँ 100 के आसपास क्वेश्चन सेट कर पाऊँ, ताकि कोई भी रूल्स जितने बार रिपीटेड होगा उतना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। कोई ज़्यादा डिले नहीं करने वाला हूँ। इससे पहले मैंने 3 वीडियो अपलोड करा है एडजेक्टिव्स का, और आज बारी है इसके लास्ट एपिसोड की। मतलब 4 एपिसोड में ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। एडजेक्टिव वन ऑफ द फाइनेस्ट चैप्टर इन इंग्लिश ग्रामर में है, इतना याद रखना आप लोग। इसका एक भी रूल अगर आपने छोड़ा एग्जाम में वही बन के आता है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग स्किप करते कि ये नहीं आ सकता, लेकिन नहीं, ब्रेक करके ही पढ़ाऊंगा, लेकिन एक भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगा। टेंशन ना लो, एक भी क्वेश्चन एग्जाम का छूटने नहीं दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या है आज के बकेट में। तो बाबू ये मैं आप सभी को पढ़ा चुका हूँ। सम और एनी क्या होता है पूरे तरीके से मैंने डिटेल करके बताया है। 2-2 बार 3-3 बार जाके देख लेना पिछले एपिसोड्स में। मैं अभी इसके ऊपर समय नहीं देने वाला, ठीक है। आपके पास था ये मैं बता चुका हूँ। इसके एमसीक्यूज को मैंने भी करवाया है, तो एक बार एमसीक्यूज भी अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर लेना। नहीं देखे तो जाकर के देखो। प्लेसमेंट ऑफ अदर भी बताया है। अगेन अ मास्टरपीस रूल, इसको स्किप नहीं कर सकते। उसके बाद है इसका एमसीक्यू, तो अच्छे तरीके से हम लोगों ने कवर किया था इसको। नाउ प्लेसमेंट ऑफ इनफ, ये मैंने बताया कि प्लेसमेंट ऑफ इनफ कैसे होता है, कैसे इसका प्लेस किया जाता है, इनफ लगता कहाँ है वो भी मैंने बताया, जाके चेक कर लीजिएगा। मैंने आपको लिटिल और फ्यू के बारे में भी बताया है। अगेन अ वेरी मास्टर रूल, इसको भी स्किप नहीं कर सकते। जितने भी वीवी है इसके कोई भी रूल अवॉइड नहीं कर सकते आप लोग। हर एक रूल अपने आप में एक बेंचमार्क सेट करता है कि अगर स्किप करा आपको लगता होगा, बट पता नहीं मेरे अंदर से इंटरनल वो फीलिंग्स नहीं आती कि यार थोड़ा सा भी छोड़ दूँ तो पता नहीं वही क्वेश्चन आ जाए, फिर कोसोगे वहाँ पे। ऑब्वियसली भाई स्टूडेंट्स लोग तो यही सोचते हैं भाई सर ने एक दो छोड़ दिया मतलब सब कुछ छोड़ दिया। फिर मैं एक चीज भी नहीं छोड़ना चाहता, और अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि 2-3 पॉइंट छूटा होगा तो मैं उसको एमसीक्यू में कवर करूंगा, लेकिन करूंगा जरूर। तो ये हो गया है, इसके एमसीक्यूज को भी मैंने करवा दिया है। फिर आज शायद ये अगर लास्ट क्लास में नहीं हो पाया था, क्योंकि इसका जो पैटर्न था वो थोड़ा सा इधर उधर मिसप्लेस हो चुका था। तो ये स्टार्ट करते हैं इस रूल के बारे में कि आखिर सम और एनी लगता कहाँ पर है। ठीक है गाइस, तो चलिए आई होप कि आपने पेन पेपर ले लिया है। एक अच्छा नोट बनाओ, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ नोट मेकिंग भी एक एबिलिटी है। जब कभी भी नोट मेकिंग करो इतने अच्छे तरीके से अपना नोट्स प्रिपेयर करो कि लगे भाई मन लगे पढ़ने में। अब एक वो क्या बोलते हैं मीन्स आप इतने खराब तरीके से लिख रहे हो कि अपना ही राइटिंग पसंद नहीं आ रहा है, तो वो तरीका भी सही नहीं होता ना, ठीक है। क्योंकि एक अच्छा नोट्स अगर आप फ्रेम कर रहे हो इट मीन्स आप सीरियस हो उस कंसेप्ट पे। अब ऐसे कैसे लाइटली, अब सपोज किसी के ए मीन्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर इस कदर लिखे गए कि मैं 4 आंखों से भी नहीं देख सकता हूँ। लिटरली ऑफलाइन क्लासेस जब देखता हूँ कुछ ऐसे राइटिंग्स मिलते हैं कि बहुत सारा प्रेशर आंख पे देना पड़ता है, तब तक समझ आता है कि इसने ये लिखा है। अच्छा नोट्स बनाओ भाई, आप ही के काम का चीज़ है वो, मुझे थोड़ी देने वाले नोट्स। मेरा नोट्स बना हुआ है, जब मैं पढ़ता था मैं बनाता था अच्छा खासा नोट्स, और मुझे कॉपी में किसी चीज़ को अच्छे से मेंशन करना बहुत ही अच्छा लगता है। पता ना आजकल के लोगों को ये बातें अच्छी नहीं लगती। सर भाई मेरे पास तो आज से 10-15 साल के पहले जब मैं उस वक्त तैयारी करता था, तो उस वक्त का नोट्स अभी तक होगा मेरे पास। मैंने हाँ वो थोड़ा डल हो गया होगा, लेकिन हाँ अभी भी है मेरे पास वो। चलिए स्टार्ट करते हैं बाबू। ये क्या है अच्छे तरीके से समझिएगा। यहाँ पे एक वर्ड है एज और एज, सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है, तो मैं सिर्फ समझाऊंगा। अभी स्क्रीन को ना देख करके मेरे लेक्चर को सुनना कि मैं क्या बता रहा हूं। एज और एज, सो और एज और एज, सो और एज, इसमें क्या फर्क है? कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं, दोनों का मतलब सेम होता है, बस कंजंक्शन खाली अलग है। देखना चाहोगे क्या? देख, तो इन दोनों का एज, ये जो इस साइड में लगा हुआ है एज और सो, इसका मतलब होता है उतना ही, इसका मतलब होता है उतना ही, और इन दोनों एज का मतलब होता है जितना की। ठीक है, इन दोनों एज का मतलब होता है जितना की, और उधर के जो एज और सो हैं उनका अर्थ होता है उतना ही। अब सब उतना ही जितना की इसका यूज कैसे करते हैं? तो आप लोग ना इसको हमेशा तुलना करने के लिए यूज करते हो। जैसे सपोज आपके पड़ोस में एक लड़का रहता है राम, या एक लड़की रहती है सीता। आप कैसे कंपेयर करते हो कि राम उतना ही लंबा है जितना कि उसके पिताजी है,
सीता उतनी ही सुंदर है जितने उसकी माता जी है। कंपेयर करते हो ना। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज और एज, सो और एज। उतना ही जितना की, उतना ही जितना की। तो अगर एज और एज, सो और एज का कंपेयर मीन्स यूज करना चाहते हो किसी जगह पर, आई मीन एज और एज का पेयर, सो और एज का पेयर अगर आप यूज करना चाहते हो तो इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर एज और एज का पेयर लगाते हो बाबू, इनके बीच में ये जो गैप दिख रहा है यहां सोने के लिए नहीं है, इनके बीच में कुछ वर्ड्स आएंगे। तो एज और एज, सो और एज के बीच में जो वर्ड आएगा वो होगा पॉजिटिव डिग्री। क्या होगा? पॉजिटिव डिग्री। इनके बीच में हमेशा एक गैप होता है, उनके बीच में जो वर्ड आएगा दैट शुड बी पॉजिटिव डिग्री। अब सर इनका यूज कहां पे होता है, तो वो भी बातें मैंने लिख रखी। क्या लिखा है देखो तो, कि एज और सो, एज और सो, ये जो बातें आपको दिख रही है यहां पर, इस बात का बिल्कुल ही ध्यान रखना कि बाबू एज और सो का अगर यूज करना चाहते हो तो इसके लिए आपको यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि सेंटेंस क्या है। अगर सेंटेंस पॉजिटिव हुआ तो आपको एज और एज का पेयर लगाना पड़ेगा। अगर सेंटेंस नेगेटिव हुआ तो पेयर लगाना पड़ेगा आप सभी को सो और एज का। यही फर्क है। जब सबका मतलब एक होता है तो कहीं तो ये अलग होगा ना। अलग यही होगा कि एज और एज का पॉजिटिव सेंटेंस के लिए यूज होता है और सो और एज का यूज नेगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। तो कितनी बातों का ध्यान रखना है? दो बात पहले कि एज और एज, सो और एज का यूज, एज और एज पॉजिटिव, सो और एज नेगेटिव, पहला बार। दूसरा, इन दोनों के बीच में ये जो गैप दिख रहा है, इन दोनों के बीच में जो गैप है वहां पे पॉजिटिव डिग्री ही आएगा, दूसरा डिग्री नहीं आ सकता। इस चीज का ध्यान रखना। तो जब नोट्स लिखोगे जिस तरीके से मैंने फ्रेम किया है एज इट इज उसी तरीके से फ्रेम करना। ठीक है, एक बार देख लो आप लोग। चलो दिखा दो। तो बाबू यहां कुछ क्वेश्चंस है, ध्यानपूर्वक समझना। एमसीक्यूज आएंगे उस वक्त मैं चाहूंगा सब कोई कमेंट करो इसको कि राम इज एज टॉलर एज हिज एल्डर ब्रदर। यहां पे क्वेश्चन है कि राम इज एज टॉलर एज हिज एल्डर ब्रदर। तो सबसे बड़ी बात है कि सेंटेंस क्या क्या देखूंगा मैं देखूंगा सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। सर सेंटेंस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में पेयर होता है एज और एज का। यहां पे एज है, यहां पे एज है। हाँ सर दिख रहा है, एज और एज दिख रहा है। तो पॉजिटिव में एज और एज हो गया। इन दोनों के बीच में जो वर्ड होना चाहिए बच्चे, वो कौन सा डिग्री होना चाहिए? पॉजिटिव। मैंने लिखा कंपैरेटिव, तो क्या ये सही लिखा है? नो, ये गलत है। मतलब यहाँ पे सही करना पड़ेगा, सही आंसर हो जाएगा टॉल। तो एक गलती ये हो सकता है। जिस तरीके की गलती आते हैं एग्जाम्स में, मैंने हर तरीके का क्वेश्चन सेट किया है, इसलिए एकदम चीजों को शांत रह के सीखना। दूसरा क्वेश्चन, राम इज नॉट एज टॉल एज हिज एल्डर ब्रदर। अब नॉट लगने के बाद सेंटेंस पॉजिटिव तो हो नहीं सकता, सेंटेंस नेगेटिव है। और अगर नेगेटिव है तो पेयर शुड बी लाइक सो और एज। यहां पे मैंने यूज किया है एज का, जो कि गलत है। सही आंसर होना चाहिए सो और एज। सही आंसर क्या होना चाहिए था? सो और एज। यहां तक ठीक है। तीसरा, इंडिया इज सो स्ट्रॉन्ग एज चाइना इफ नॉट स्ट्रॉन्गर देन चाइना। हम लोग बोलते हैं ना कि वो जो फलना है ना वो उतना ही ताकतवर है जितना कि वो, अगर उससे ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता तो बोलते हैं ना कि अगर मैं तुमसे जीत नहीं सकता तो मैं तुमसे हारूंगा भी नहीं। तो वो भले उससे ज्यादा स्ट्रांग ना हो लेकिन वह उतना ही स्ट्रांग है जितना कि वो है। वही लाइन मैंने लिखा है। यहाँ पे दो बातों का ध्यान रखना कि सर इसमें दो क्लाउज यूज हुए। एक क्लाउज मतलब एक सेंटेंस है इंडिया इज सो स्ट्रॉन्ग एज चाइना, दूसरा है इफ नॉट स्ट्रॉन्गर देन चाइना। तो समझना मुझे ना इस क्लाउज से मतलब है, वरना इधर नॉट देख करके खुश मत हो जाना कि सर ने सो लगा दिया है तो सही है ना बच्चे, वो दूसरा क्लाउज है। उस इफ नॉट स्ट्रॉन्गर एक दूसरा सेंटेंस है। मुझे यहीं तक कंपेयर करके देखना है। सेंटेंस पॉजिटिव है तो यहां सो नहीं होगा, यहां पे हो जाएगा एज। क्या हो जाएगा? एज। इंडिया इज एज स्ट्रॉन्ग एज चाइना। यहां तक डन हो गया। तीन तरीके के एरर्स आ सकते हैं, तीनों तरीके के एरर्स मैंने यहां पे इंक्लूड कर दिया। ध्यान पूर्वक इस चीज को देखिएगा कि आखिर इसके एरर्स आ किस तरीके से सकते हैं। तो तीन तरह के एरर्स हो सकते हैं। मैंने हर एरर्स को एक एक लाइन करके फ्रेम कर दिया है। समझ में आया? तो राम इज एज टॉल एज हिज एल्डर ब्रदर, ये सही आंसर हो जाएगा। तो गले में प्रॉब्लम है आज मुझे,
समझ में आ गया क्या बताया मैंने कि इन दोनों के बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री होगा, नेगेटिव सेंटेंस में सो और एज, पॉजिटिव सेंटेंस में एज और एज। ऑल सेट, समझ में आ गया? और अगर हाँ तो इसके एमसीक्यूज जो मैं दूंगा मैं चाहूंगा सबको आंसर करना, ठीक है? चलिए देखो शुरू हो गया ये फिर। इसको मेरे से मोहब्बत हो गया है, ये जब मैं आऊँगा ये मुझे परेशान जरूर करेगा, है कि नहीं? आपका प्यारा भी आपको परेशान करता है ना, कि नहीं करता है? चलो देखो क्या सही आंसर हो सकता है। मैं ले आता हूँ क्वेश्चंस को। भाई साहब तुम किधर हो? तुम लोग इसको कर रहे थे, ठीक है? सॉरी ये नहीं कर रहे थे, हम लोग ये कर रहे थे, दिस वन। तो ये हो चुका है। आइए चलते हैं अगले स्लाइड पे। क्या है अगला क्वेश्चन? तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने रखा है, एक बार अच्छे से इसको देखो आप लोग और बताने की कोशिश करो कि क्या सही आंसर इसका हो सकता है, ठीक है? चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये रहा क्वेश्चन, एक बार सिर्फ देखो। हालांकि मैं एमसीक्यूज और लेके आऊंगा, वो अलग होंगे, ये अलग है। ध्यानपूर्वक देखो क्या सही हो सकता है इसका। सो क्या लग रहा है? चलो तो एक काम करते हैं, मैं यहां तो बताने में हेल्प करता हूं, लेकिन जब मैं एमसीक्यू कराऊंगा मैं वहां पे कुछ नहीं बताऊंगा, आप सभी को वहां पे खुद बताना है, ठीक है? ध्यानपूर्वक देखिए, यहां लिखा हो बाबू कि सी इज एज बेटर एज इफ नॉट बेटर देन यू। तो मैंने क्या बोला कि अगर इफ लगेगा तो वो दूसरा क्लाउज हो जाता है, और सी इज एज बेटर एज ये पहला क्लाउज है। और यहाँ पे सी का तुलना एज और एज के साथ हम लोग मीन्स स्टार्ट करें कि सी इज एज बेटर एज इफ नॉट बेटर देन। याद रखना बाबू कि इफ का यूज ये एज और एज, सो और एज के बाद होगा। ये इफ जो दिख रहा ना, इफ, ये कभी भी पहले नहीं हो सकता, ये हमेशा इन दोनों के बाद ही हो सकता है, ये दूसरे जगह पे नहीं। मतलब ये एज के जैसे मान लो क्या होता ना, ये इस एज को गायब कर देता और बोलता सी इज एज बेटर इफ नॉट बेटर देन यू। तो ये भी एक तरह का गड़बड़ है। इसका जो आंसर है वो ये हो जाएगा कि कभी भी ये पेयर हमेशा एज और एज के साथ या सो और एज के साथ आएगा। तो ये अलग है, सेंटेंस पॉजिटिव है, लेकिन सर बीच में जो आपने यूज किया ना उसने इसमें बेड़ा गर्क कर दिया है। सी इज एज गुड, सी इज एज गुड एज, सी इज एज गुड एज, सी इज एज गुड एज, दिस इज द रियल आंसर, ठीक है? तो यहां लिख लो एज गुड एज, दिस इज द रियल आंसर, सी इज एज गुड एज, ठीक है? वो बेटर वहां पे नहीं होगा। टाइगर्स परफॉर्मेंस इन दिस मूवी इज नॉट एज गुड एज ऋतिक्स परफॉर्मेंस। कि टाइगर का जो परफॉर्मेंस है वो उतना बढ़िया नहीं रहा जितना कि ऋतिक का परफॉर्मेंस रहा था इस फिल्म में। तो उधर देखो, इधर सेंटेंस है और सेंटेंस जब इधर हो और इधर अगर नेगेटिव है तो सेंटेंस नेगेटिव माना जाता है। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू प्लेस सो इन प्लेस ऑफ एज। नाउ जस्ट रीड, क्या लिखा है बाबू? टाइगर्स परफॉर्मेंस इन दिस मूवी इज नॉट सो गुड एज ऋतिक्स। बात समझ में आया? तो ऐसे आपके पास क्वेश्चंस आएगा। रोहन इज सो स्ट्रोंगर दैन राम होना चाहिए। रोहन इज सो स्ट्रोंगर, अच्छा दैन क्यों यूज करेंगे हम लोग? इफ नॉट स्ट्रोंगर देन राम। मैं भूल गया था कि आपके पास सो भी है, ठीक है? चलो बाबू स्टार्ट करें। मैंने इसमें अलग अलग क्वेश्चंस रखे हैं। रोहन इज सो स्ट्रोंग, ना बाबू ऐसा नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात इसमें बहुत सारी गलती है, ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिलेगा। रोहन इज सो स्ट्रोंगर तो नहीं हो सकता, स्ट्रोंगर तो नहीं हो सकता, ये होगा स्ट्रॉन्ग। अब यहां पे मुझे लगाना पड़ेगा एज राम, हो जाएगा रोहन इज सो स्ट्रॉन्ग एज राम इफ नॉट स्ट्रॉन्गर देन राम, इफ नॉट स्ट्रॉन्गर देन राम, दिस कुड बी द आंसर। ओके, ये मेरा सही आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि एमएनसी मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज इन इंडिया राइट नाउ आर एज मोर कैपेबल एज वेस्टर्न नेशंस हैव। मतलब क्या होता है ना, जो वेस्टर्न नेशंस के पास एमएनसीज होते हैं उनसे ये ज़्यादा बेहतर है, उतना ही कैपेबल बोलने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो है। एमएनसी, इस क्वेश्चन को ना वीवीआई कर देता हूँ मैं, आपको गड़बड़ ना दिखेगा इस क्वेश्चन में। गड़बड़ है बाबू। एमएनसी इन इंडिया राइट नाउ आर
तो यहाँ पे एमएनसी बहुत सारा है, दैट्स व्हाई आर लगा है। तो एज के साथ एज तो लगा हुआ है, सेंटेंस भी पॉजिटिव है, तो गड़बड़ क्या है सर? गड़बड़ ये है बच्चे कि यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री मोर दिया हुआ है, जो कि गलत है। मुझे पॉजिटिव डिग्री चाहिए था, जो है यहाँ पर। सही आंसर हो जाएगा बाबू, एमएनसी इन इंडिया राइट नाउ आर एज कैपेबल एज वेस्टर्न नेशंस हैव। जो वेस्टर्न नेशंस के पास कंपनियां हैं उतना ही कैपेबल है जितना कि वेस्टर्न नेशन के पास है। मतलब इंडिया के पास जो कंपनीज है वो उतना ही कैपेबल है जितना कि एमएनसीज नेशन विदेशों में उतना ही कैपेबल है। तो ये बोलने की कोशिश कर रहा है। लास्ट क्वेश्चन, द ब्लैक कमांडोज ऑफ इंडिया आर सो ब्रेव एज ऑल अदर कमांडोज ऑफ इंडिया। तो देखो यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पे अदर का भी रूल था, आप अदर का भी रूल सीख सकते हो। 3 कंडीशंस पे अदर लगता है, इस वो तीनों कंडीशन यहाँ लगे हुए हैं, देख लेना एक बार आप लोग। फिलहाल मैं एज और सो वाले रूल पे आता हूँ। तो सेंटेंस क्या है ना, पॉजिटिव है बाबू, यहाँ सो नहीं लगेगा, इट मस्ट बी एज, इट मस्ट बी एज। The black commandos of India are as brave as all other commandos of India। ठीक है, तो इतने सारे स्टेटमेंट्स मैंने आप सभी को बता दिया। अच्छे तरीके से आप लोग रिवीजन करना, ताकि अब जब कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन देखो बस फोड़ो और क्या भाई, दिखा और क्वेश्चन फटाफट आंसर करो। ठीक है, चलते हैं अगले रूल्स पर। चलो अगले रूल्स पे चलते हैं। अगला रूल्स क्या बोल रहा है भाई, चलो देखने की कोशिश करते हैं अगले रूल्स के बारे में। अरे यार ये तो मुझे परेशान कर दिया है एकदम। रुक जाओ, ये होता अननोइंग एकदम कि जब रिदम पकड़ जाए, और मेरी एक आदत है जब मैं रिदम में होता हूँ तो मुझे फ्लो तोड़ना अच्छा नहीं लगता यार। और ये भाई साहब क्या है कि ये मैंने बोला ना, इसको मेरे से प्यार हो गया है, इसको सिर्फ मुझे ही परेशान करना है और किसी को परेशान। सारे टीचर्स के क्लासेस एकदम शेड्यूल से चलते हैं भाई साहब। तो चलो यहाँ पे थे हम लोग, और ये मेरा कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, अब चलते हैं अगले स्लाइड पे, और ये रहा बाबू नेक्स्ट रूल लिखा हुआ है। लगभग इसमें 10-15 रूल्स पढ़ने हैं, और सारे एक से बढ़ के एक रूल्स, छोटे हो या बड़े, सब अच्छे खासे कैलिबर के। तो आप सभी को दिख रहा है, पहली बार कोई रूल जो आपने पढ़ा है पॉजिटिव डिग्री को लेकर के, पहली बार। वरना अभी तक तो आपने सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ा था, अभी तक सिर्फ और सिर्फ आपने पढ़ा था डिग्रीज, सॉरी रूल्स, कंपैरेटिव्स और सुपरलेटिव्स को लेकर के। लेकिन नाउ वी हैव समथिंग न्यू, नाउ वी हैव समथिंग न्यू जो रिलेटेड है पॉजिटिव डिग्री से। तो आइए पढ़ के देखते हैं क्या दिक्कत है। देखो तो बाबू, पॉजिटिव डिग्री, अभी हाल फिलहाल ही मुझे ये क्वेश्चन देखने को मिला था, किसी ने पूछा था अभी ब्रांच में ही आकर के। क्वेश्चन में एरर जो होता है किस तरीके से होता है वो बता दूंगा। तो सबसे पहले याद रखना, कंपैरेटिवली, फेयरली, रिलेटिवली। कंपैरेटिवली, फेयरली, रिलेटिवली के बाद हमेशा बाबू पॉजिटिव डिग्री लगता है। हमेशा क्या लगता है, एक पॉजिटिव डिग्री ही लगता है। क्या क्या, कंपैरेटिवली, फेयरली, रिलेटिवली के साथ हमेशा आपको कौन से डिग्री मींस कौन से डिग्री का यूज करना होता है बाबू, इन तीनों शब्दों के साथ, इन तीनों के साथ आपको ये पॉजिटिव डिग्री यूज करना है। बस इस चीज को याद रखोगे। ठीक है, तो क्या है, आइए एक बार पढ़ के दिखा देता हूं। कंपैरेटिवली, फेयरली, रिलेटिवली के साथ पॉजिटिव डिग्री ही यूज करते हैं। क्वेश्चन देखना चाहोगे बाबू, देखो क्वेश्चन क्या, दिस विंटर इज कंपैरेटिवली हॉटर, कि इस साल का जो विंटर रहा वो कंपैरेटिवली सामान्यतः क्या था, हॉटर था। हॉटर था, हॉटर सच में हॉटर ना, हॉटर ना था, कंपैरेटिवली है तो ये हॉटर नहीं होगा, इट मस्ट बी हॉट, इट मस्ट बी हॉट, इट मस्ट बी हॉट। सो दिस विंटर इज कंपैरेटिवली हॉट, दिस विंटर इज कंपैरेटिवली हॉट, दिस विंटर इज कंपैरेटिवली हॉट। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि पम्मी इज फेयरली अ बेटर गर्ल आई हैव एवर सीन। पम्मी इज फेयरली अ बेटर गर्ल, यार यहाँ पे फेयरली है, यहाँ पे क्या लगा हुआ, फेयरली। अब फेयरली के साथ क्या आप लोग बेटर का यूज कर सकते थे, असंभव। फेयरली के साथ आपको पॉजिटिव डिग्री का यूज करना है, मतलब भाई साहब यहाँ पे तो हो जाएगा हॉट, यहाँ पे हो जाएगा गुड, क्योंकि बेटर का पॉजिटिव गुड होता है। पम्मी इज फेयरली अ गुड गर्ल आई हैव एवर सीन। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी इज रिलेटिवली अ बेटर पीएम। पॉसिबल ही नहीं है, अ गुड पीएम। नरेंद्र मोदी इज रिलेटिवली अ गुड पीएम। तो जब कभी भी आपके पास कंपैरेटिवली, फेयरली, रिलेटिवली दिखाई दे, इनके साथ हमेशा क्या यूज करना है, पॉजिटिव डिग्री का यूज करना है। डन, समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया
तो एक बार फिर से मैं हट जाता हूँ, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर नोट भी कर लें तो पॉज करके आराम से इसको लिख सकते हो। पॉज कर लेना वीडियोस को और अच्छे से नोट कर लेना। चलो ये भी खत्म हो गया, चलते हैं अगले रूल्स पे। ये रहा बाबू नेक्स्ट रूल, और ये बहुत ही अच्छा रूल लग रहा है मेरे ख्याल से। ये पढ़ा है क्या? ये लास्ट क्लास में मैंने बताया था शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पढ़ा था इसको? बताओ जरा आप लोग। आई डोंट थिंक सो कि पढ़ाया मैंने। लेट मी सी कि मैंने पढ़ा दिया इसको क्या, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने इसके बारे में बताया तो था कि उस दिन सफल हो गया था कुछ ऑप्शंस, जिसके कारण हम लोगों ने क्या किया था, दूसरे सेक्शंस को कवर कर लिया था। ठीक है, सॉरी। नो, हम लोगों ने नहीं पढ़ा इसको। ठीक है, हम लोगों ने एब्सोल्यूट डिग्री पढ़ा था, एब्सोल्यूट डिग्री के बारे में। तो चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। ये क्या है बच्चे, ध्यान से सुनना। इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स। इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स क्या होता है बाबू? तो मैं आपको बता दूं, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स होता है नंबर वाले एडजेक्टिव्स। तो याद रखना, नंबर्स को हम लोग 3 अलग अलग कैटेगरीज में लिख सकते हैं, ऑर्डिनल, कार्डिनल, मल्टीपल। और पता है इसको मैंने क्या नाम दिया है? इसको मैंने नाम दिया बच्चे ओसीएम। इसको मैंने नाम दिया है ओसीएम। ओसीएम रूल क्या होता है? ओसीएम रूल का मतलब होता है बाबू ऑर्डिनल, कार्डिनल और मल्टीपल नंबर। मतलब किसी भी एक नंबर को 3 अलग अलग अंदाज में लिख सकते हो। जैसे मेरे पास एक नंबर है जिसका नाम है फर्स्ट। ठीक है, व्हेन यू सफिक्स समथिंग दे विल फंक्शन लाइक ऑर्डिनल। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनल। तो याद रखना, ऑर्डिनल हमेशा पहले स्थान पर रहता है। अगर एक सेंटेंस में एक से ज्यादा नंबर हो तो सबसे पहले ऑर्डिनल, फिर आपको रखना है कार्डिनल, फिर रखना है आपको मल्टीपल नंबर्स को। इस चीज को ध्यान रखना। तो देखो अब क्या है, ऑर्डिनल नंबर सबसे पहले होना चाहिए। क्या? ऑर्डिनल नंबर सबसे पहले होना चाहिए। तो अगर मैं हिंदी में 1 बोलूं तो इसको अगर इंग्लिश में बोलना है तो सबसे पहले फर्स्ट बोलूंगा। कार्डिनल को ओरिजिनल नंबर भी बोला जाता है, क्योंकि ये ओरिजिनल यही नाम से ओरिजिनल इन द सेंस ऑफिशियल। कार्डिनल सबसे ज्यादा यूज होता है, कार्डिनल सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1, फर्स्ट 1। और इसका मल्टीपल नंबर्स क्या होता है? इसका मल्टीपल नंबर होता है सिंगल और वंस। उसी तरीके से बच्चे सेकेंड हो गया, इसका और कार्डिनल नंबर क्या होता है, 2। इसका जो मल्टीपल नंबर होता है दैट इज डबल और ट्वाइस। उसके बाद है थर्ड का कार्डिनल नंबर क्या होता है, 3। थर्ड का मल्टीपल नंबर क्या होता है, ट्रिपल और थ्राइस। तो 3 तक तो बड़ा आसान है। देखो 4 का भी बोलता है, कोई क्वाड्रेंट करके कुछ ऐसे स्पेलिंग्स होते हैं जो 4 को लेकर के बोला जाता है। लेकिन अब वो अगर आपको ज़्यादा सूटेड लगता है तो यूज़ करो, नेवर माइंड। लेकिन सिंपली आंसर है भाई 3 तक तो आसान है बोल पाना मल्टीपल, लेकिन 3 के बाद बोल पाना असंभव है। जैसे 4th हो गया, 4 हो गया, क्या 4 हो गया, 4th हो गया, उसको आप फॉर बोल सकते हो, फोराइस बोल सकते हो। क्या मजाक कर रहे हो सर? तो भाई मत बोलो, नहीं बोलना है। क्या बोलना चाहिए? बोलो सिंपली 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 8 टाइम्स, बस यही बोलना है और कुछ नहीं बोलना है। तो ये रहा आपके पास कुछ नंबर्स। नंबर की संख्या, जो नंबर है वो कभी खत्म हो सकता है क्या? इन्फिनाइट है, इन्फिनाइट तक जा सकते हो आप लोग, लेकिन 4 मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए रखा है। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे जो लिखा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्वेश्चन दिख रहा है आप सभी को? हाँ दिख रहा है। देखिए क्वेश्चन है बाबू, दे हैव बुक्ड डबल 2 बेडरूम्स। क्वेश्चन क्या है, दे हैव बुक्ड डबल 2 बेडरूम्स। अच्छा कोई बता पाएगा डबल कौन सा नंबर है? डबल मल्टीपल नंबर है। 2 कौन सा नंबर है? 2 कार्डिनल नंबर है। तो रूल क्या बोलता है बच्चे, ध्यान से सुनना। मैं यहां लिख रहा हूं, या तो ओसीएम होगा, या तो ओएम होगा, या तो सीएम होगा, यही पॉसिबिलिटी है। तो एक और क्या हो सकता है, ओसी हो सकता है। तो यही 3 पैटर्न और एक 4 पैटर्न हो सकता है। अगला कोई पैटर्न हो नहीं सकता। देखो एमसी यहां आ रहा है, एमसी तो पैटर्न में है भी नहीं, एमसी नहीं है, सीएम है। देखो यहां थर्ड लिखा हुआ है सीएम, तो इसका मतलब सर गड़बड़ है। दे नीड टू इंटरचेंज देयर पोजीशन। सही आंसर हो जाएगा दे हैव बुक्ड, दे हैव बुक्ड 2 डबल बेडरूम्स, 2 डबल बेडरूम। मतलब कार्डिनल पहले हो जाएगा, मल्टीपल तो ऐसे भी सबसे लास्ट में यूज होता है। दे हैव बुक्ड 2 डबल बेडरूम्स, दिस इज द राइट आंसर। ओके, एक और क्वेश्चन है, द 5 फर्स्ट स्टूडेंट्स ऑफ दिस रो। भाई पहला स्थान 5 हो सकता है क्या?
द 5 फर्स्ट या द फर्स्ट 5, द 5 फर्स्ट या द फर्स्ट 5। देखो बच्चे, तो 5 क्या होता है? 5 मेरा ओरिजिनल नंबर है, कार्डिनल। और ये मैंने बोला था जब कभी भी सफिक्स करोगे, सफिक्स मतलब कुछ लगाना, जैसे एस टी लगा दिए यहाँ पे, ये हो जाएगा ऑर्डिनल। तो ये हो गया कार्डिनल, ये हो गया ऑर्डिनल। आंसर होता है सीओ या ओसी, सीओ या ओसी, ओसी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? द फर्स्ट 5। द फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स ऑफ दिस रो हैव नॉट सबमिटेड देयर प्रोजेक्ट, ये सही आंसर हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन है बाबू कि द 2 लास्ट चैप्टर्स ना, देखो ये एस टी लगा हुआ है, मतलब ये सफिक्स है, सही आंसर हो जाएगा द लास्ट 2 चैप्टर्स, द लास्ट 2 चैप्टर्स, दिस इज द राइट आंसर। तो जब कभी नंबर दिखाई दे तो इसको आप लोग हमेशा ओसीएम के रूल पे ढालना। इसको हमेशा ओसीएम के रूल पे ढालना है, किसी दूसरे अंदाज से इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आपको ओसी, ओएम या सीएम के पैटर्न पे या ओसीएम के पैटर्न पे रखना है और हमेशा रिवर्स करना। हालांकि वहां रिवर्स तो करना नहीं, वहां तो ऑप्शंस आएगा, बस टिक करना और भाग जाना है कि नहीं। चल अगले रूल्स पे चलते हैं। ये बातें भी खत्म हो गई। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा और अच्छे अंदाज में इसका नोट भी करना। फिर से वही बात, अच्छे से नोट करना, काम चोरी नहीं। आप ही का नोट्स है भाई, मेरे पास है बहुत अच्छे अच्छे सोर्स, मुझे मत दिखाना, अपना कॉपी सुधार लो। 70-80 का एक हुआ था ना स्पायरल बैंडल वाला, वो कॉपी ले लो और उस पर अच्छा से फेयर करो भाई। जब तक जॉब नहीं लगेगा यही आपका सहारा है। दिस इज द ओनली सहारा ऑफ इंग्लिश ग्रामर के लिए। फिर दोबारा कितना देखोगे? मुझे पता है आप लोग ज़्यादा बिजी इंसान हो, तो एक ही बार देखो। ये मैंने बता दिया था कि ये वो सुपरलेटिव्स हैं, बेसिकली ये होते सुपरलेटिव्स हैं, इनके पहले मोर और मोस्ट का यूज़ नहीं किया जाता। इन सारे शब्द के पहले मोर और मोस्ट का यूज़ नहीं किया जाता। इसको कंप्लीट एडजेक्टिव्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चंस भी हो गया था। आइए आते हैं अगले रूल्स पे। एक बार मैं चाहूंगा आप लोग सबको देखो इसको, ठीक है। प्लेसमेंट ऑफ फर्दर एंड फार्दर, प्लेसमेंट ऑफ फर्दर एंड फार्दर, प्लेसमेंट ऑफ फर्दर एंड फार्दर, प्लेसमेंट ऑफ फर्दर एंड फार्दर। चलो स्टार्ट किया जाए बाबू। देखो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास 2 शब्द हैं, एक शब्द का नाम है फर्दर और एक शब्द का नाम है फार्दर। एक शब्द का नाम है फर्दर और एक शब्द का नाम है फार्दर। बड़ा आसान है। देखो अगर फार्दर को अब बाइफर्ट करोगे, आई मीन संधि विच्छेद करोगे, तो क्या मिलेगा? बाइफर्ट को अगर संधि विच्छेद करोगे, यू विल गेट व्हाट? यू विल गेट फार, उसके बाद दर, फार्दर। फार का मतलब क्या होता है? दूरी। फार का मतलब क्या होता है? दूरी। बस आसान, यही आंसर है कि अगर फार्दर का यूज हो रहा है तो इट इज यूज्ड विथ ग्रेटर डिस्टेंस। ये हमेशा दूरी के लिए यूज होता है, इट इज यूज्ड विथ ग्रेटर डिस्टेंस। और फर्दर का यूज करते हैं एक्सेप्ट डिस्टेंस, मतलब 90% चांसेस है कि फर्दर का यूज करोगे और मीन्स बहुत लीस्ट चांसेस है कि फार्दर का यूज करोगे। FAR वाला डिस्टेंस में होता है और FUR वाला हर जगह पे होता है सिवाय डिस्टेंस के। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने रखा है, ऑप्शन है, एक बार जरा आप ही लोग ताक झांक करो, आंसर बताओ क्या हो सकता है। बताओ क्या होगा। तो आई वॉन्ट टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर और फार्दर स्टडी। तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान है बाबू। हम विदेश जा रहे हैं, मत सोचना कि सर आगे जा रहे डिस्टेंस कवर हो रहा, नहीं बाबू, मैं अपने आगे की पढ़ाई के लिए जा रहा हूँ, पढ़ाई को आगे ले जाने के लिए वहां जा रहा हूँ। तो यहाँ पे फर्दर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू? फर्दर, यहाँ पे फार्दर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है द ऑफिसर नीड्स फर्दर और फार्दर इंफॉर्मेशन। द ऑफिसर नीड्स फर्दर और फार्दर इंफॉर्मेशन, द ऑफिसर नीड्स फर्दर और फार्दर इंफॉर्मेशन। तो बताओ यहाँ पे सही आंसर क्या क्या हो सकता है? आसानी लग रहा है ये भी, देखो क्या हो जाएगा बाबू। तो द ऑफिसर नीड्स फर्दर और फार्दर, तो बच्चे जो सही आंसर हो जाएगा इट शुड बी अगेन फर्दर नॉट फार्दर। लेकिन एक क्वेश्चन है कि द रेलवे स्टेशन इज फर्दर और फार्दर देन द बस स्टेशन। तो बड़ा आसान है भाई। देखो रेलवे स्टेशन में मतलब कुछ दूरी में है, कुछ दूरी में, तो ये फार्दर का यूज कर रहे हो, क्या कर रहे हो? फार्दर का। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा फार्दर, यहाँ पे फर्दर नहीं होगा।
एक पुणे और मुंबई और पटना को कंपेयर करके एक फार्दर का क्वेश्चन आ चुका है आपके एसएससी के एग्जाम्स में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, मुंबई इज फार्दर, ऐसे अगर कुछ क्वेश्चन था, मुझे एग्जैक्ट तो किक नहीं कर रहा दिमाग में, मैं कोशिश करूंगा कि उस पीवाईक्यू को आपके एमसीक्यू सीरीज में रख दूं। तो याद रहेगा, फार्दर डिस्टेंस में, फर्दर बिना डिस्टेंस में, ये भी खत्म हो गया। चलिए अगले पॉइंट्स पे चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट रूल, प्रोग्रेशन और रिग्रेशन। इस रूल का जो नाम है बच्चे, इस रूल का नाम है डबल कंपैरेटिव्स। इस रूल का नाम है डबल कंपैरेटिव्स। देखो क्या है, अब दिख रहा होगा शायद, डबल कंपैरेटिव्स, डबल कंपैरेटिव्स। ध्यानपूर्वक देखना डबल कंपैरेटिव्स क्या होता है, ठीक है। हाँ, अब सब सही है। देखो डबल कंपैरेटिव्स क्या क्या हो सकता है, ध्यानपूर्वक इसी को देखना क्या हो सकता है। तो प्रोग्रेशन एंड रिग्रेशन यूज डबल कंपैरेटिव डिग्री। देखो प्रोग्रेशन और रिग्रेशन जब कभी भी आपको दिखाई दे, आखिर ये प्रोग्रेशन रिग्रेशन होता क्या है, सबसे बड़ी बात ये समझो कि प्रोग्रेशन और रिग्रेशन क्या होता है बच्चे, कि जब कभी भी आप प्रोग्रेशन और रिग्रेशन का यूज करना चाहते हो तो इसके लिए ना दो रूल्स होते हैं। डबल कंपैरेटिव्स का बेसिकली दो रूल होता है। प्रोग्रेशन रिग्रेशन यूज होता है डबल कंपैरेटिव्स में। कि क्या बोल रहे हो सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो बहुत ईजी करके समझाता हूँ। डबल कंपैरेटिव्स का दो रूल है। एक रूल है प्रोग्रेशन रिग्रेशन, वो तब यूज होता है जब कोई चीजें लगातार बढ़ती हूं या कोई चीजें लगातार घटती हूं। अगर कोई चीज लगातार बढ़ रहा है और अगर कोई चीज लगातार घट रहा है तो उस परिस्थिति में आपको क्या यूज करना है, उस परिस्थिति में आपको जो यूज करना है बच्चे, वो डबल कंपैरेटिव्स का यूज करना है। देखना चाहोगे क्या, जैसे अभी क्या ना, गर्मी का दिन आ रहा है तो लगातार मौसम बढ़ रहा है, जैसे आज 30 डिग्री तापमान है, फिर क्या हो जाएगा 32 डिग्री तापमान हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 33 डिग्री तापमान हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 37 डिग्री तापमान हो जाएगा, एंड इसी तरीके से क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा, एंड सो ऑन, ये जारी है। तो ये क्या हो रहा है, चीज़ें बढ़ रही है ना, ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इस चीज़ को बोलते हैं प्रोग्रेशन। और यही मगर इस तरीके से लिखता कि 40 ठंडा आता है तो कैसे घटता है ना, 40 हो गया, 35 हो गया, 30 हो गया, 25 हो गया, 20 हो गया, ये लगातार घट रहा है। तो दिस सिचुएशन इज व्हाट वी कॉल रिग्रेशन। दिस सिचुएशन इज व्हाट वी कॉल रिग्रेशन। और अगर रिग्रेशन हो रहा है, प्रोग्रेशन हो रहा है, तो बच्चे मैंने क्या बताया है कि जब कभी भी प्रोग्रेशन और रिग्रेशन दिखे, और ये आईपीएस पीओ का शायद लास्ट ईयर या उससे पहले वाले लास्ट ईयर में क्वेश्चन भी आ चुका है प्रोग्रेशन और रिग्रेशन को लेकर के, कि लगातार दो चीज़ें बढ़ती हूँ या घटती हूँ, तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना है, हमेशा डबल कंपैरेटिव का यूज़ करना। जैसे द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली बिकेम हॉट एंड हॉट, तो गलत है सर, ये पढ़ने से लग रहा है कि ये बढ़ता हुआ बता रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा हॉटर एंड हॉटर। व्हाट शुड बी द राइट आंसर, हॉटर एंड हॉटर। आसान था, इसे छोटा है, बस आपको याद रखना है। हो गया, स्टार्ट करें, आ जाओ। तो अगले रूल्स पे चलते हैं। अगला रूल मैंने बोला था अभी कि डबल कंपैरेटिव्स दो तरीके के लगते हैं। एक ये हो गया, ये तो लीस्ट है, मतलब उतना ज़्यादा रेलेवेंट नहीं माना जाता, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन इसके फिर भी आ जाते हैं। ये वाला जो रूल है इसका, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा बच्चे। आपको कभी भरोसा नहीं होगा कि सुपरलेटिव के पहले जो दा लगता है वो ऐसा ही दा आपको कंपैरेटिव्स के पहले भी लगता हुआ दिख जाएगा। सर क्या मजाक कर रहे हो, आर्टिकल दा तो सुपरलेटिव के पहले लगता है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि आर्टिकल दा आप कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी लगा सकते हो, लेकिन बशर्ते आपके पास कुछ शर्त जो है वो वहाँ पर सेटिस्फाइड होनी चाहिए। अब वो शर्त है कौन कौन से, ये आपको समझ में आना चाहिए। 1 to C, आइए दिखाता हूँ कि आखिर कौन कौन से वो शर्त हैं जो आपके पास सेटिस्फाइड होने चाहिए बच्चे। देखो, तो ध्यान से लिखना और समझना मैंने जो लिखा है कि व्हेन देयर आर टू कंपैरेटिव्स, जैसे क्या है ना, एक सेंटेंस में टू कंपैरेटिव्स है, एक सेंटेंस में दो दो बार कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया गया। अच्छा, बेसिकली हम लोग कंपैरेटिव डिग्री क्यों सुनते हैं या क्यों बोलते हैं, तो सर एक सब्जेक्ट को किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ जब तुलना करता हो तब हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का बेसिकली यूज करते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं कंपैरेटिव डिग्री तुलना करने के लिए ना आए तो क्या कैसा लगेगा, ये कैसा हो सकता है सर,
बिल्कुल ऐसा होता है। देखना चाहते हो? देखो क्या लिखा मैंने बच्चे कि व्हेन देयर आर टू कंपैरेटिव डिग्री, अच्छा डिग्री होना चाहिए, डिग्रीज, एम क्यू आ गया फिर ये, ठीक है, डिग्रीज। व्हेन देयर आर टू कंपैरेटिव डिग्रीज, व्हेन देयर आर टू कंपैरेटिव डिग्रीज, ठीक है, व्हेन देयर आर टू कंपैरेटिव डिग्रीज एंड बोथ आर नॉट कंपेयर्ड विथ ईच अदर, कि दो डिग्री तो है लेकिन दोनों आपस में कंपेयर नहीं हो रहे हो। कंपेयर तब होता है जब मैं लो राम इज बेटर देन लक्ष्मण, तो बेटर के साथ दैन लगेगा, बिना दैन का बोल के देखो तो राम इज बेटर लक्ष्मण कैसे हो सकता है? नहीं। कंपैरेटिव का सेंस ही तब जनरेट होता है जब दैन का यूज करते हो। लेकिन मैं बोलूं कि अगर सेंटेंस से दैन ही गायब हो जाए तो कैसा लगेगा? तो वही तो बोल रहा हूं कि जब दो कंपैरेटिव्स रहेंगे लेकिन दोनों का यहां पे काम ऐसा है कि ये कंपेयर नहीं हो रहे होंगे, ये दोनों डिग्रीज आपस में कंपेयर नहीं हो रहे होंगे। पता कैसे चलेगा कंपेयर नहीं हो रहा है? तो उस जगह पर दैन अवेलेबल नहीं रहेगा, दैन इज नॉट प्रेजेंट। प्लेस आर्टिकल द बिफोर बोथ कंपैरेटिव्स। उस सर्कमस्टांस में, उस परिस्थितियों में आपको आर्टिकल द दोनों कंपैरेटिव्स के पहले लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? दोनों कंपैरेटिव्स के पहले लगाना पड़ेगा। बात समझ में आया? चलिए क्वेश्चन दिखाता हूं। क्वेश्चन क्या बच्चे कि द हायर वी गो द कूलर इट बिकम्स। देखो यहां पे एक कंपैरेटिव डिग्री है, यहां पर एक कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन बच्चे क्या कहीं पर दैन का यूज हुआ है? नहीं सर। दैन लगता है तब पता चलता है कि कंपेयर हो रहा है। चूंकि दैन नहीं लगा है, कंपेयर भी नहीं हो रहा है, दो दो है, तो दोनों के पहले क्या लग जाएगा? आर्टिकल द लग जाएगा। ठीक है। द मोर यू वर्क द मोर यू गेन। मोर मेरा क्या है? कंपैरेटिव डिग्री। दैन नहीं लगा है, दो दो है एक सेंटेंस में, तो दोनों के पहले आर्टिकल द लग जाएगा। द मोर आई मेडिटेट द मोर आई काल्म, द मोर काल्म आई गेट। जितना मेडिटेट करूंगा उतना शांति में पाऊंगा। तो यहां पे जो आंसर हो जाएगा बच्चे वो ये होने वाले हैं कि सभी के पहले आपको आर्टिकल द लगता हुआ दिख रहा होगा, क्योंकि दो दो कंपैरेटिव्स होना चाहिए एक लाइन में और दोनों आपस में कंपेयर नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? देख लो रूल भी लिखा हुआ है कि द के पहले कंपैरेटिव्स और द के पहले कंपैरेटिव्स, लेकिन रूल क्या बोलता है कि दोनों के बीच में तुलना नहीं होना चाहिए। मतलब इस सेंटेंस में दैन होगा तो फिर दैन नहीं होगा, दैन नहीं होना चाहिए, ये है रूल। ठीक है, चलो आई होप ये बात भी अब आपको समझ में आ गई। हो गया समझ में? चलो बच्चे तो ध्यानपूर्वक अगले रूल्स पे चलते हैं। क्या बोल रहा है अगला रूल्स? ध्यान से देखिए। हाँ, अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और इंपॉर्टेंट ऐसा कि क्वेश्चंस भी भर भर के आते हैं। तो आई थिंक ये सबसे बड़ा रूल में से आखिरी है, उसके बाद सब छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको बस याद रखें। ठीक है, स्टार्ट करें। एक बार हट जाता हूँ, देखो क्या है रूल। देखो क्या है, चलो बच्चे देखो क्या है। तो बोल रहा है कि जब कभी भी आप फर्स्ट और लास्ट का यूज करना चाहते हो, एकदम सिंपल भाषा में, सरल भाषा में समझाता हूं, इन दोनों का यूज जब दो से ज्यादा हो तब यूज करना। इन दोनों का यूज तब करना जब सब्जेक्ट दो से ज्यादा हो। जैसे क्या है ना, मेरे पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स, पूरा क्लास भरा हुआ है। उसमें से अगर मैं किसी को बताऊं कि यह पहला और दूसरा, अंतिम वाला, पहला वाला, तो उस परिस्थितियों में जो आंसर होगा बच्चे वो क्या हो जाएगा आपका? ये याद रखना है कि फर्स्ट और लास्ट होगा। सर मतलब क्या होता है जरा बता दीजिए। तो फर्स्ट और फॉर्मर का यूज होता है पहला वाला, याद रखना, बहुत सारे सब्जेक्ट में से पहला, और लास्ट और ये डबल टी, एक सिंगल टी भी होता है, एक डबल टी होता है, इन दोनों का मतलब होता है अंतिम वाला, अंतिम वाला। ठीक है, डबल टी की बात कर रहा हूं मैं, LAST लास्ट, LATTER लेटर। जब सब्जेक्ट दो से ज्यादा रहेगा तो लास्ट का यूज करना, जब सब्जेक्ट दो रहेगा तो लेटर का यूज करना। बात समझ में आया? तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि फर्स्ट और लास्ट फॉर मोर देन टू सब्जेक्ट्स, फॉर्मर और लेटर जो यूज होता है, इस फॉर्मर का यूज का मतलब होता है पहला वाला, इस लेटर का यूज होता है अंतिम वाला, लास्ट का यूज भी वही होता है और फर्स्ट का यूज भी वही होता है। ठीक है, अंतिम वाला, पहला वाला, ये हो गया पहला वाला, ये हो गया अंतिम वाला।
लेकिन सब्जेक्ट का फर्क है, ऊपर वाले दोनों का यूज जब सब्जेक्ट 2 से ज्यादा हो तो, और अगर 2 सब्जेक्ट है तो फॉर्मर का यूज और लेटर का यूज कर सकते हो। ठीक है बाबू, इस चीज को बखूबी याद रखना। अब सर क्या फर्क है LATER LATTER? सिंपल है। मूवी देखते हो? ऑफ कोर्स देखते हैं सर, यही तो करते हैं, पढ़ा लिखा तो होता नहीं। तो मूवी देखते हो, उसमें देखते हो एक बच्चा दौड़ रहा है, दौड़ ही जा रहा है, रुक नहीं रहा है, दौड़ता ही है। तो दौड़ते 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 सर कितना दौड़ेगा, दौड़ ही रहा है, और नीचे में लिखता है 20 ईयर्स लेटर। क्या लिखता है? 20 ईयर्स लेटर। तो कौन सा लेटर है? LATER का, LATER का। इसका मतलब ये है बच्चे कि LATER इसका मतलब होता है फ्यूचर में, फ्यूचर वाला इसका हिंदी होता है बाद में। इसका हिंदी क्या होता है? बाद में। एक सेकेंड रुक जाओ आप लोग जरा, ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन। हाँ अब ठीक है, ठीक है भाई साहब, ये तो डरा देता है मुझे। तो LATTER का मतलब होता है 2 सब्जेक्ट के बीच में, 2 सब्जेक्ट में जो अंतिम वाला होगा। अरे ये क्या कर रहा है भाई? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हनुमान जब नाम सुना। चलो अब ठीक है। तो जब 2 सब्जेक्ट में लास्ट वाला हो तो हो जाएगा आपका LATTER, और बहुत सारे सब्जेक्ट में लास्ट वाला हो। अब तो सच में इरिटेट कर रहा है, ये रात को ऐसे नौटंकी करता है भाई। चलो ठीक है, तो आई गेस पॉइंट क्लियर हो गया होगा। 2 सब्जेक्ट रहेगा तो LATTER, और अगर बहुत सारा सब्जेक्ट है तो LAST, और अगर फ्यूचर में बात कर रहे हो तो क्या होना चाहिए? LATER। ये राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया ना? चलो चलते आगे। अब क्या है? लेटेस्ट, रिसेंटली अकर्ड और डेटेड। लेटेस्ट का मतलब होता है जो अभी हाल फिलहाल हुआ हो, जो हाल फिलहाल घटित हुआ हो, या कोई ऐसी घटना जो अभी हुआ ही हो। फॉरमोस्ट का मतलब होता है लीडिंग, जो लीड करता है। जैसे आप सभी को लेकर के मैं आंदोलन करने चले जाऊं, इसको मतलब फॉरमोस्ट। जैसे महात्मा गांधी, अन्ना हजारे जो लीड करते थे उसको बोलते हैं फॉरमोस्ट लीडर। चलिए, तो इतने सारे पॉइंट्स हैं। नंबर जरूर याद रखना बच्चे, मैं नंबर का गेम मानता हूं जब कभी भी रूल्स पढ़ाता हूं। तो भाई ये 2 से ज्यादा के लिए यूज होता है और ये 2 के लिए यूज होता है, इस चीज को याद रखोगे। ऊपर वाला जो है वो 2+ के लिए यूज होता है, और इसका यूज 2 के लिए ही करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्या करते हैं क्वेश्चंस पे, तो क्या होगा समझ में आ जाएगा। ये रहा कुछ क्वेश्चंस, आप लोग देखो समझो, अगर बनता है तो बनाओ, नहीं बनता है तो फिर मैं हूं बताता हूं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो याद रखना। 2 लॉजिक समझना है आप सभी को, और दोनों लॉजिक मैं यहां बताऊंगा। सर समझा ही दीजिए, सबसे बेहतर वही है। तो बेटा पहला सब्जेक्ट है राहुल, दूसरा सब्जेक्ट है रमेश। राहुल, रमेश, रोनित, 3 सब्जेक्ट है। अब अगर सब्जेक्ट 2 से ज्यादा हो जाए तो तुरंत दिमाग में किक करना चाहिए कि यहाँ पे या तो फर्स्ट हो सकता है या तो लास्ट हो सकता है। जरा देखो तो क्या क्या यूज हुआ। तो बच्चा यहाँ पे बोल रहा है फॉर्मर नहीं हो सकता है, और यहाँ पे लेटर नहीं हो सकता है। आंसर जो होगा बच्चे वो होना चाहिए था फर्स्ट, और आंसर होना चाहिए था लास्ट। क्लियर हो गया कि बट आई थिंक द फर्स्ट इज बेटर देन द लास्ट। फर्स्ट इज बेटर देन लास्ट, ये सही आंसर होगा। लेकिन सर मुद्दे की बात वो नहीं है, मुद्दे की बात ये है कि मैंने इसको काट के फर्स्ट कर भी दिया, मैंने यहाँ पे लेटर काट के लास्ट कर भी दिया, तो क्या सही हो गया? सर जब सब्जेक्ट तो मेरे पास 3 है तो फिर यहाँ कंपैरेटिव डिग्री कैसे होगा? और ये सेंटेंस को मैं सही भी मान लेता हूँ, लेकिन सर मेरे जहन में ये नहीं जा रहा है कि जब सब्जेक्ट की संख्या 2 से ज़्यादा है तो कंपैरेटिव डिग्री नहीं सुपरलेटिव्स यूज होना चाहिए था। बिल्कुल सही हो आप, लेकिन बच्चे मैंने क्लासेस में भी देखा है बहुत सारे लोग इस पर कंक्लूड करने लग जाते हैं, सर क्यों यहाँ पे नहीं बदलता है? तो शायद आप अच्छे से समझ नहीं पा रहे हो। देखो बच्चे 2 स्टेप में काम करना। पहला स्टेप ये करना है कि अगर सब्जेक्ट की संख्या 2 से ज़्यादा हो तो फर्स्ट या लास्ट का यूज कर देना। अब जरा डीप थिंकिंग करो कि किसका कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है। अब सभी को बताएं, फर्स्ट का मतलब होता है पहला वाला, सारे नहीं, पहला वाला। और दूसरा जो यहां पे होता है वो होता है आपका लास्ट। लास्ट का मतलब होता है अंतिम वाला। तो इसमें पहला वाला का तुलना किसके साथ हो रहा है? अंतिम वाला के साथ।
पहला वाला का तुलना अंतिम वाले के साथ हो रहा है, दैट्स वाई यहां पे कंपैरेटिव डिग्री ही रहेगा, यहां पे सुपरलेटिव डिग्री नहीं हो सकता। इस चीज को एकदम दिमाग पे जाने दो आप लोग। समझ में आया? डिग्री मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि अगले क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं डिग्री होगा जो आपको समझना है। देखो क्या है सेकंड क्वेश्चन। मेरे पास पहला सब्जेक्ट है सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, ये बहुत ही एजुकेटेड लीडर्स थे उस वक्त के ऑफ इंडिया। द फॉर्मर इज कॉल्ड नेताजी, द फॉर्मर इज कॉल्ड नेताजी। अरे भाई हाँ, तो फॉर्मर मतलब कौन? पहला वाला, पहला वाला, पहला वाला कौन है? सुभाष चंद्र बोस। अच्छा कितने सब्जेक्ट है? 2 सब्जेक्ट है, तो फॉर्मर तो बिल्कुल सही है। इसका मतलब है दिस सेंटेंस कंटेन नो एरर, दिस सेंटेंस कंटेन नो एरर। ऊपर क्या था? यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा और यहाँ पे लास्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बाबू। मिसेस सिंह जो है उसके 3 बेटियां हैं। कौन कौन सी? संगीता, रानी और रेशु। 3 बेटियां हैं, संगीता, रानी और रेशु आर वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है वो। बट द लेटर एक्सेल्स द मोस्ट, अब देखो ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं आप ही के लिए मैंने ये वाला क्वेश्चन खास करके पहला वाला क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को आपके लिए फ्रेम किया है तीसरे के साथ। यहां पे तुलना जो हो रहा है ना वो एक का बाकियों से हो रहा है और वहां पर पहला वाला का अंतिम वाले के साथ हो रहा था। ध्यान से सुनो क्या बोला है कि मिसेस सिंग्स 3 डॉटर्स संगीता, रानी एंड रेशु आर वेरी ब्यूटीफुल बट द लेटर मतलब व्हाट? लेटर मतलब व्हाट? लेटर का मतलब हो गया LATER है, सिंगल टी। ठीक है, LAT जो है ये सिंगल टी है। ठीक है, सिंगल टी का मतलब होता है ये फ्यूचर वाला। तो सबसे पहली बात कि ये तो हो गई, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि सर गड़बड़ तो है, लेकिन ये देखो किसका तुलना किसके साथ हो रहा है। तो लेटर मतलब अंतिम वाला, ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम यहाँ पे ये होना चाहिए था LATTER। गलत अभी भी है लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि LATTER का मतलब होता है अंतिम वाला। अंतिम वाला कौन? रेशु। रेशु जो है ये बाकी से क्या है? एक्सेल कर रही है। एक्सेल मतलब और अच्छा है, और अच्छा है किससे? बाकी दोनों से, संगीता और रानी से। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर आप सभी का जो आंसर होना चाहिए था वो कुछ इस हिसाब से होना चाहिए था कि सुपरलेटिव यहां पे बिल्कुल सही है सर, क्योंकि आप इन दोनों से इसका कंपेयर कर रहे हो, मतलब सब्जेक्ट की संख्या मेरे पास 3 हो गया। तो जो अब सही आंसर हो जाएगा दैट इज लास्ट, दैट इज लास्ट। तो पढ़ो फिर से। मिसेस सिंग्स 3 डॉटर्स संगीता, रानी एंड रेसु आर वेरी ब्यूटीफुल बट द लास्ट एक्सेल्स द मोस्ट। लेकिन अगर ऐसा बोलता कि पहला वाला अंतिम वाले से ज्यादा सुंदर कर रही है, ज्यादा एक्सेल कर रही है, तब उस तरीके से क्या यूज कर सकते हो आप लोग? उस जगह पर आपको यूज करना पड़ता फिर कंपैरेटिव डिग्री का। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन है नंबर 4। डू यू नो दैट द लेटेस्ट बॉय इन दिस रो इज माई ब्रदर? लेटेस्ट बॉय क्या होता है? अभी डाउनलोड हुआ है क्या? लेटेस्ट बॉय मतलब व्हाट? लेटेस्ट बॉय मीन्स नथिंग। लेटेस्ट बॉय नहीं, लास्ट बॉय होना चाहिए था, फर्स्ट बॉय होना चाहिए था। तो सर ये लेटेस्ट कुछ नहीं हो सकता। यहां पे जो सही आंसर होता दैट इज व्हाट? दैट इज लास्ट। अच्छा लेटेस्ट को लेकर क्वेश्चन बता दूं। जैसे आजकल बहुत फेमस मूवी चल रहा है छावा, तो छावा इज द लेटेस्ट मूवी ऑफ विकी कौशल। तो ये आप लेटेस्ट वहां यूज कर सकते हो। लेटेस्ट इज अ सुपरलेटिव डिग्री, इसका मतलब होता है नवीनतम। अंतिम क्वेश्चन है लॉर्ड माउंटबेटन वाज द लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। वाज द लास्ट वाइसराय। अच्छा लास्ट लिखा गया है तो इसमें एरर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा ना, जस्ट होल्ड ऑन, ज्यादा नीचे लिखा हुआ है। अब दिख रहा है क्वेश्चन? हाँ ठीक है। तो लिखा हुआ है कि लॉर्ड माउंटबेटन वाज द लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। लिटरली ये प्रैक्टिकली भी सही है। इतने सारे वाइसराय हुए, नंबर्स जो है वो 2 से ज्यादा रहा होगा भारत का, 200-250 साल गुलाम रहे तो वाइसराय की संख्या 2 से तो ज्यादा रही होगी। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर बिल्कुल सही था अंतिम के बारे में। यहां पर जो सही आंसर होना चाहिए था दैट इज नो एरर, दैट इज नो एरर। अब एक क्वेश्चन जो मैंने इसमें छोड़ा है वो है आपका क्या? वो है आपका फोरमोस्ट को लेकर के। फोरमोस्ट क्या होता है? जैसे मैंने बोला अन्ना हजारे इज द फोरमोस्ट लीडर ऑफ इंडिया, और उसके बाद आपको मैंने बताया महात्मा गांधी वाज द फॉरमोस्ट लीडर ऑफ इंडिया। ऐसे करके बहुत सारे आप स्टेटमेंट बना सकते हो। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चंस पे।
हो गया? चलो, तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। क्वेश्चंस में ढेर सारा इस रूल से रिगार्डिंग कराऊंगा तो फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए बच्चे, अब ज्यादा नहीं, 2-3 पॉइंट्स बचे हुए हैं, ध्यान से देखिए कि क्या है रूल्स। अब ये रूल्स शायद आपने इससे पहले कहीं देखा ना हो या समझना ना हो, तो आज मैं पहली बार आपको बताने वाला हूं। आपने बहुत बार देखा होगा किसी एक पर्सन का तुलना आप दूसरे से करते हो। बेसिकली आप अपनी क्वालिटी का कंपैरिजन दूसरे से करते हो। जैसे मैंने बोला ना, एक लड़की है पम्मी, उसका तुलना आप तनु से कर रहे हो, तो क्या हो रहा है कि आप कंपैरिजन कर रहे हो उसकी क्वालिटी का, एक क्वालिटी से दूसरे क्वालिटी में। लेकिन अगर मैं बोलूं कि अगर आप ही का दो क्वालिटी आपस में कंपेयर हो जाए, आपके अंदर भगवान ने दो क्वालिटी दिया होगा ना? नहीं सर नहीं दिया। अरे भगवान कुछ तो दिया होगा, गाली अच्छा दे देते होगे, गाना अच्छा गा लेते होगे, तो दो क्वालिटीज तो आपके अंदर भगवान जरूर दिया होगा। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर भी क्वालिटीज है, और अगर क्वालिटीज है तो आप एक काम करो कि सिंपली अपने क्वालिटीज का जो प्लेसमेंट है वो कुछ इस अंदाज में करो जो मैं बताने वाला हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान पूर्वक सुनना। हर जगह पे ये रूल्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब मैंने इसके ऊपर मेहनत किया है तो मैं चाहूं, क्वेश्चन आ जाता है, रूल्स कहीं पे कम ही देखने को मिलता है, क्वेश्चन इसके आ जाते हैं। तो आइए दिखाता हूं कि क्या इसका हो सकता है। देखो बाबू, तो यहां पर जो पॉइंट्स है वो ध्यान से सुनना कि व्हेन अ सिंगल पर्सन हैज टू क्वालिटी देन द प्लेसमेंट ऑफ दीज दोज क्वालिटीज शुड बी लाइक, कि अगर किसी एक पर्सन की दो क्वालिटी हो, अगर किसी एक पर्सन का दो क्वालिटी हो और दोनों आपस में कंपेयर हो रहा हो, मैं बोलूं ना, आप गाली अच्छा दे लेते हो, गाना जो गाते हो उससे अच्छा गाली दे लेते हो, आप जितने अच्छे दिखते हो उससे अच्छा आप लिख लेते हो, तो मैं दो क्वालिटी आपके बारे में चर्चा कर रहा हूं। तो अगर दो क्वालिटी आपस में ही कंपेयर हो जाए, वही मैंने लिखा है कि सिंगल पर्सन की दो क्वालिटी, तो पहला क्वालिटी का जो प्लेसमेंट है, सेकेंड क्वालिटी का जो प्लेसमेंट है वो किस तरीके से होगा, तो ध्यान पूर्वक सुनना। जो पहला क्वालिटी होगा वो होगा मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री, और जो दूसरा क्वालिटी होगा वो एज इट इज हो जाएगा। पहला क्वालिटी क्या हो जाएगा? मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री। जैसे मेरे पास एक सब्जेक्ट है राम, इसके पास दो क्वालिटी है, फर्स्ट क्वालिटी और सेकेंड क्वालिटी। तो पहला क्वालिटी आपको लिखना है मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री, और दूसरा क्वालिटी एज इट इज, जिस तरीके से है उसको छोड़ देना है। वो कैसा भी डिग्री हो आपको मोर प्लस पॉजिटिव लिखना ही पड़ेगा। सर हम लोग मोर तब लगाते हैं जब सिलेबल की संख्या बढ़ जाती है, जैसे मोर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलियर नहीं करते, इसलिए उसके साथ पहले हम लोग मोर लगाते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं वाइज का वाइजर हो सकता है, तो क्या मोर वाइजर कर सकते हो? आंसर इज नो, मोर वाइजर नहीं हो सकता है। लेकिन यहां पर आपको मोर वाइज करना पड़ेगा, मोर वाइजर तो ऐसे भी संभव नहीं है। चलिए क्वेश्चन दिखाता हूं, ज्यादा उलझाऊंगा नहीं। जैसे मैंने बोला सी इज वाइजर देन एक्यूरेट, सी जो है वो ज्यादा बुद्धिमान है, मतलब वो वाइज ज्यादा है किससे? एक्यूरेट से। ये दोनों क्वालिटी सी की है, तो मैंने क्या बोला, किसी एक पर्सन की दो क्वालिटी किसी सेकेंड पर्सन से नहीं, आपस में एक कंपैरिजन हो जाए, तो इसलिए जो प्लेसमेंट हो जाएगा उसके क्वालिटी का वो इस तरीके से हो जाएगा, सी इज वाइज, सॉरी सी इज मोर वाइज, ठीक है, सी इज मोर वाइज देन एक्यूरेट। सेकेंड वाला तुम लोग को लिखना भी नहीं, सेकेंड वाला जिस तरीके वो एज इट इज कॉपी कर दो। राम इज हैंडसम देन टॉलर, राम ज्यादा सुंदर है किसकी अपेक्षा में? अपने लंबाई की अपेक्षा में। तो यहां पे जो आंसर हो जाएगा बाबू, दैट इज राम इज मोर हैंडसम। चाहे पहला क्वालिटी किसी डिग्री पे हो कोई मतलब नहीं पड़ता, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री लगा दो सही हो जाएगा। राम इज मोर हैंडसम, दिस इज अ गुड इंग्लिश, देन टॉलर, देन टॉलर। इस चीज को ध्यान में रखना। समझ में आ गया? फिर से ओरली बता देता हूं कि किसी सिंगल पर्सन की दो क्वालिटी अगर आपस में कंपेयर की जाए तो याद रखना पहले क्वालिटी के साथ मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री और सेकेंड क्वालिटी एज इट इज होगा। सो हियर वी हैव सम एग्जांपल्स, आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। आई गेस ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आते हैं इस पॉइंट पे, अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। छोटा सा पॉइंट है लेकिन छोटा है, काम मोटा मोटा करेगा ये। दिखाऊं क्या? देखो बाबू क्या है कि जब कभी भी आपको नाउन रिपीटेड होता हुआ दिखे, मॉडर्न इंग्लिश में इनका यूज बढ़ गया है। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं। मॉडर्न इंग्लिश में इनका यूसेज पूरी तरीके से बढ़ गया है कि जब कभी भी नाउन रिपीटेड हो, मैंने क्या लिखा है? व्हेन नाउन्स रिपीटेड यूज दैट
दैट ऑफ, दोज ऑफ, हालांकि वहां जाना चाहिए था, ये इधर आ गया है। यूज दैट ऑफ और दोज ऑफ, यूज दैट ऑफ और दोज ऑफ, यूज दैट ऑफ और दोज ऑफ। जब नाउन रिपीट हो जाए तब जगह आप क्या करो, इस दैट ऑफ और दोज ऑफ का यूज करो। सर सीधा एग्जांपल से समझाओ, ज्यादा अच्छा लगेगा। देखो बाबू एग्जांपल पे ले आता हूं, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, आई थिंक इट्स विजिबल और नॉट, हाँ दिख रहा है सभी को। सो द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज हॉटर देन द क्लाइमेट ऑफ रांची। देखो बाबू क्या हो रहा है, दिल्ली के क्लाइमेट का तुलना रांची के क्लाइमेट से हो रहा है। तो आप नाउन रिपीट कर रहे हो ना, जब नाउन रिपीट होता है जिसके साथ रिपीट करते हैं उसी को रिप्लेस करते हैं दैट ऑफ और दोज ऑफ के साथ। बेसिकली हम लोग दोज ऑफ का यूज, दैट ऑफ का यूज ज्यादा करते हैं। देखो सीधा सीधे आंसर बता देता हूं, ज्यादा समझ में आएगा। द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज हॉटर देन दैट ऑफ रांची, दैट ऑफ रांची। मैंने यहां दैट ऑफ का यूज किया है, मतलब द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज हॉटर देन दैट ऑफ रांची, ये सही आंसर है। आपको शायद उधर दिख ना रहा होगा लोगों से, तो मैं सीधा यहां काट के कर देता हूं। द क्लाइमेट जो है यहां से हट जाएगा बाबू, इसके जगह पे आपको यूज करना पड़ेगा दैट ऑफ का। दैट ऑफ इसलिए क्योंकि सिंगुलर है और चीजें डिस्टेंस में है, नजदीक वाले चीजों के लिए दिस और दूर वाली चीजों के लिए दैट का यूज करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, द बॉयज ऑफ जयपुर आर बेटर देन द बॉयज ऑफ पटना। तो देखो यहाँ पे लड़कों का तुलना लड़कों से हो रहा है, तो इसका मतलब है जिससे तुलना हो रहा है उसको छिपाना पड़ेगा, और दूर दूर में है तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोज ऑफ, क्या हो जाएगा, दोज ऑफ पटना। पढ़ के देखो, द बॉयज ऑफ जयपुर आर बेटर देन दोज ऑफ पटना, मतलब नाउन जब रिपीट हो ना तो उसको घटाने के लिए हम लोग दैट ऑफ और दोज ऑफ का यूज करते हैं। द क्वालिटी ऑफ गुची इज बेटर देन द क्वालिटी ऑफ लिवाइस। तो आपके पास अब गुची का नाम सुनते हैं लड़कियां सोचेंगे भाई बड़ा ही मकसद होता है उस शोरूम में जाकर के ये करना, हम लोग शॉपिंग करें दिस दैट। पता है उसके शोरूम के बाहर में जो हमारे सोसाइटी में बड़े बड़े गाड़ियां लेके घूमते हैं ना, वहाँ पे वो एज अ टैक्सी फील होता है गुची शोरूम के बाहर में, ठीक है। और एक छोटा सा जो थर्ड कैटेगरी का जो हैंडबैग भी होता है ना लड़कियों का, वो भी लगभग 4 लाख 2 लाख 2.5 लाख ऐसे करके प्राइस टैग होता है, ठीक है। तो वो मिडिल क्लास के लिए नहीं है, बेसिकली वो रॉयल क्लास के लिए। हम लोग सिर्फ देखते हैं बाहर से लोग, हाँ जा सकते हो, आपके पास जाने के लिए परमिशन है वहाँ पे, लेकिन अपने आप में फील आएगा कि हम लोग इस दुनिया के गरीब लोग हैं, ठीक है, इसलिए वहाँ जाना ही नहीं, अपनी अमीरी पे डॉट हो जाएगा फिर आपको। चलिए देखिए क्या है, द क्वालिटी ऑफ गुची इज बेटर देन द क्वालिटी ऑफ लिवाइस। तो बेसिकली क्या है ना, यहाँ पे मैं क्वालिटी का कंपेयर कर रहा हूँ, एक क्वालिटी का दूसरे क्वालिटी के साथ, तो क्या करना पड़ेगा, द क्वालिटी ऑफ गुची इज बेटर देन द क्वालिटी ऑफ लिवाइस, तो करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा द पूरा, देन अच्छा क्वालिटी है तो दैट ऑफ करना पड़ेगा, सिंगुलर है ना, यहाँ हो जाएगा दैट ऑफ, यहाँ पे द बॉयज कटना, यहाँ हो जाएगा दोज ऑफ, और ऊपर वाला में आंसर भी किया था हम लोग ने दैट ऑफ, ऊपर वाले में आंसर किया था दैट ऑफ का। एक अंतिम क्वेश्चन बचा है इस पॉइंट का, सोल्जर्स ऑफ इंडिया आर बेटर ट्रेंड देन द सोल्जर्स ऑफ पाकिस्तान। अरे भाई ये तो कंपैरिजन भी, क्वेश्चन भी सोच समझ के आना चाहिए, कहाँ हमारी आर्मी और कहाँ पाकिस्तान, कैसे तुलना हो सकता है, नहीं करना चाहिए ना। क्वेश्चंस आ गया लेकिन कर देते हैं हम लोग। चलो देखो, सोल्जर्स ऑफ इंडिया आर बेटर ट्रेंड देन द सोल्जर्स ऑफ पाकिस्तान। तो इस जगह पर आपको क्या करना चाहिए कि जो आंसर हो जाएगा, देखो हमारे सोल्जर्स की तुलना किससे हो रहा है, पाकिस्तान के सोल्जर से। बेसिकली होने तो नहीं चाहिए थी लेकिन कर दे रहे हैं, क्या करें, क्वेश्चन से थोड़ा वो लोग भी खुश हो जाए कि हमारी तुलना भारत के आर्मी से होती है। तो भाई यहाँ पे नहीं होना चाहिए द सोल्जर्स, जो रियल आंसर हो जाएगा दोज ऑफ हो जाएगा। किससे हो जाएगा, दोज ऑफ। भाई हमारी आर्मी नेक्स्ट लेवल की है यार, कहाँ उसकी आर्मी हमारी आर्मी नेक्स्ट। हाँ लॉयल सब अपने देश के लिए, लेकिन मैं सिर्फ ये कंपैरिजन कर रहा हूँ अपने देश को लेकर के, उसके देश अपना, भाई अपना आर्मी उसका, हमारा देश हमारा है। सो सोल्जर्स ऑफ इंडिया आर बेटर ट्रेंड देन दोज ऑफ पाकिस्तान, दोज ऑफ पाकिस्तान, दिस इज द रियल आंसर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस रूल कि जब भी आप नाउन रिपीटेड पाओ दैट ऑफ और दोज ऑफ का रिपीट कर देना, यूज कर देना। ओके चलो, सो नाउ वी आर अबाउट टू एंड। अब हम लोग एंड करने वाले हैं सेशंस को, लेकिन मेरे ख्याल से एक छोटा सा पॉइंट और होना चाहिए। हाँ, ऑल, होल, ऑल, ये वाला पॉइंट्स है, तो छोटे छोटे पॉइंट्स है, फटाफट देख लो बाबू। ऑल को लेकर के क्या बातें की जा रही,
तो अगर ऑल दिखे तो मोर देन वन के लिए यूज करते हैं, होल का यूज वन कंप्लीट पार्ट को डिनोट करने के लिए करते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि मम्मी मैं गोट्टा रसगुल्ला खाऊंगा, तो वो गोट्टा वाला सेंस को बोलते हैं होल। संख्या जब एक से ज्यादा है उसको बोलेंगे ऑल। ओके चलो, तो ये हो गया आपका ऑल, मोर देन वन, होल का मतलब होता है वन कंप्लीट पार्ट। इसके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स की बात की जाए बाबू, तो अगर पॉजेसिव केस आना होगा तो हो जाएगा ऑल के बाद, जैसे माई वगैरह जो होगा वो हमेशा ऑल के बाद आता है। आर्टिकल की बात की जाए तो ऑल के बाद आएगा, लेकिन अगर आर्टिकल द होल के साथ लगना चाहे तो पहले आएगा। ये 3 रूल हैं जो मैंने यहां लिख दिए हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स एग्जाम में बन के आ जाते हैं, ध्यान से रखना। जैसे क्वेश्चन है ऑल द या द ऑल स्टूडेंट्स, तो सिंपल सी बात है सर, द जो है ऑल के बाद लगता है, तो ये वाला सेकंड गलत हो जाएगा, सही आंसर पहला वाला हो जाएगा। द होल या होल द, तो द होल हो जाएगा, होल द नहीं होता। माई ऑल या ऑल माई फ्रेंड्स, माई ऑल फ्रेंड्स या ऑल माई फ्रेंड्स, तो देखो यहां साफ साफ लिखा हुआ है कि जब कभी भी पॉजिटिव केस लगाना रहे तो ऑल के बाद लगेगा, तो इसका मतलब है ऑल माई फ्रेंड्स हैव क्वालिफाइड मेंस, ये सही आंसर हो सकता है। तो ये इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं जो आई होप कि आप सभी को ये पता भी होगा, नहीं तो एक अच्छा पेपर नोट्स कर लेना आप लोग, इन फ्यूचर ये काम भी देने वाला है। नाउ और भी कुछ, या दिस इज द लास्ट वन। तो ये बहुत ही सिली पॉइंट्स है, मैंने फिर भी लिख दिया है, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो ध्यानपूर्वक देखो। सिली पॉइंट्स को मैंने थोड़ा एक्सटेंड भी किया है क्योंकि इतना डिटेल आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने करके दिया है। गुड जो है बेटा ये एडजेक्टिव होता है, इसी का ऊपर का जो पार्ट होता है वो आपका होता है वेल। ये फिर शुरू हो गया आपका, इसका प्यार मेरे प्रति बढ़ता जा रहा है, ये ब्लर किए बिना मानता नहीं। तो देखो गुड का मतलब होता है एडजेक्टिव और वेल का मतलब होता है एडवर्ब। इट्स वेरी सिंपल, गुड का मतलब एडजेक्टिव, वेल का मतलब एडवर्ब। गुड जॉब जैसे बोलते हो ना, मैं अगर आपको अच्छा काम करते तो गुड जॉब, इसको वेल जॉब बोल सकते हो क्या? नहीं, जॉब एक नाउन है, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बतला सकता है, दैट्स व्हाई वी नीड टू प्लेस गुड ओनली। उसके बाद क्या है डन, डन मीन्स व्हाट? डन इज अ वर्ब, सो इफ यू वांट टू क्वालिफाई अ वर्ब देन वी नीड व्हाट? वी नीड एन एडवर्ब। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था आपका? एक एडवर्ब लगना चाहिए था, और एडवर्ब जो है बाबू वो इस तरीके से काम करेगा कि एक वर्ब की विशेषता बतलाएगा। सो द राइट आंसर शुड बी लाइक वेल डन। पढ़ो फिर से, गुड जॉब वेल डन, इसको गुड डन बोल सकते हो क्या? ये क्या साउंड कर रहा है सर, गुड डन नहीं हो सकता, गुड एक एडजेक्टिव वर्ड है तो ये नहीं हो सकता। एक लास्ट पैटर्न देख लो, यहां पे वेल लगा हुआ है लेकिन यहां पे सब्जेक्ट है, सर ये क्यों हुआ? तो बाबू इसका मतलब ये है कि ये एक कंजंक्शन का काम कर रहा है जो आप प्रोनाउन में पढ़े थे, राम एज वेल एज श्याम या लक्ष्मण जो भी है, ये अगर कंजंक्शन का काम कर रहा है तो वेल लग सकता है। जैसे क्या बोल रहे हो, राम एज वेल एज लक्ष्मण हैज गॉन ऑन एन एक्सकर्जन, बट लास्ट रूल देखो, यहीं पर राम इज डूइंग हिज जॉब एज गुड और वेल एज लक्ष्मण। तो अब बताओ यहां पे क्या हो सकता है? तो बाबू यहां पे जो हो जाएगा वेल हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि यहां पे अपने काम का कंपैरिजन कर रहा है, डूइंग यहां पे वर्ब है और वर्ब की विशेषता बतलाता है एडवर्ब। तो राम इज डूइंग हिज जॉब एज वेल एज लक्ष्मण। ठीक है, ये मेरा सही आंसर आपका हो जाएगा। चलो ये भी बोल रहा है सर अब छुट्टी ले लीजिए। तो ये रहा ओवरऑल आपका सेशन, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। 4 क्लासेस में हम लोगों ने इसको खत्म किया है, इसके बाद हम लोग इसके एमसीक्यू भी करने वाले हैं, कल रात को जब मिलेंगे तो इसका एमसीक्यू भी करेंगे। ठीक है, टिल देन प्रैक्टिस करते रहो, मिलते फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।